नमस्कार, मैं हूं एकलव्य मानव संदेश का संपादक जसवंत सिंह निषाद। आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़ एकलव्य मानव संदेश। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट एकलव्य मानव संदेश पर, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की सहयोगी सुसपा द्वारा 10 निषाद वंश के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है, और हम आशा करते हैं कि इन सभी प्रत्याशियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत दे करके चुनाव में विजय बनाएं। अभी जो लास्ट चरण है उसमें रामकिशोर बिंद जी चुनाव में है, और ये प्रत्याशी जो आप देख रहे हैं इनको सभी का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें विशंबर प्रसाद निषाद जी, शंखलाल माझी जी, डॉक्टर अभिनव कुमार जी, और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुकेश वर्मा जो शिकोवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं। आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद जी जो देवरिया जिला में रुद्रपुर से प्रत्याशी रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पिपराइच से अमरेंद्र निषाद प्रत्याशी रहे हैं। आप देख रहे हैं हंडिया से हाकिमलाल बिंद जी, और गोरखपुर की एक और प्रत्याशी रही हैं काजल निषाद, और ये सुसपा से हैं जो प्रत्याशी रहे हैं प्रेमचंद निषाद जी। और ये जो आप सीन देख रहे हैं कि निषादों की नावें जो प्रयागराज में योगी सरकार में तोड़ी गई, उनका दृश्य ये एकलव्य मानव संदेश के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, और कैसे अखिलेश यादव की जो जनसभा और रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, और उसका ये सीन जो उनके द्वारा उनको दिए जा रहे लोगों के समर्थन की आपको झलक इसमें दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उनका भी संदेश देने की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो लोगों के लिए क्या कार्य करने जा रही है। ये झलक उनके द्वारा आप देख रहे हैं। ये काशी का सीन, काशी में किस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार,
कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार। सूना पड़ा घर। ये दोनों मिले हुए हैं छात्र तो की उस मनीषा समय तो बच गए आप। बाल्मिक फिर कांड का भी इसमें जो है हमने उस दिन जिस दिन किया आपकी है, चोट ये लगी है तस्वीरें उस दिन मनीषा रेप हुआ है। और उसके परिजनों को आप देख रहे हैं धमकाते हुए जिलाधिकारी। ये भी मीडिया वाले में आपको दुखद बता दूं, घटना थी जिसमें आज अभी जिलाधिकारी चले गए अपनी जाति के अपराधियों का संरक्षण एक तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। भगवान कहाँ है? अगर भगवान कहीं होता तो हमारे गरीबों को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? ये गरीबी दूर होना चाहिए कि नहीं दूर होना चाहिए? हम रात दिन पूजा करते हैं, रात दिन सरस्वती की पूजा, पार्वती की पूजा, दुर्गा की पूजा, हनुमान की पूजा, शंकर की पूजा, सब पूजा करते हैं। लेकिन आखिर ये लोग हमारे लोगों को गरीब क्यों बनाया? इन्होंने अमीर क्यों नहीं बनाया? अगर इनमें शक्ति होती तो ये हमको अमीर क्यों नहीं बनाया? हम रात दिन पूजा करते हैं, हमको अमीर क्यों नहीं बनाया? अगर हम सरस्वती माता अगर ज्ञान देती तो हमारे बाबा क्यों नहीं पढ़े? हमारी दादी क्यों नहीं पढ़े? हमारे चाचा क्यों नहीं पढ़े? हमारे बाप क्यों नहीं पढ़े? आज हमारे भाइया बहन क्यों पढ़ने से वंचित हैं? क्या कारण है? क्यों नहीं हमको शिक्षा मिला? भाइयों बहनों, हमारे लोग अंधविश्वास में हैं। इसलिए कि जब हम अभी देख रहे हैं कि अभी कांवर उठा, छोटे छोटे बच्चे कांवर लेकर के जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे कांवर लेकर वस्त्र पहन कर जाते हैं तो 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कांवर लेकर जाते, थक जाते हैं और वहां जाते हैं, चढ़ा जाते हैं और वहां कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं यहाँ देहो तो तर जी हो, दोनों तुरे पास है तू हमें दे दो, तुरे पैसा से हम आगे बढ़ जाइबे और तू नीचे तरे चले जाओ। वो साफ कहते हैं कि हिया देहो तो तर जी हो। और तुम्हारे भारत में जितनी मंदिर है, आपके अयोध्या की जो मंदिर है, उस मंदिर के 1 साल की कमाई 140 करोड़ रुपया है। एक मंदिर की कमाई 140 करोड़ रुपया है। आपके वैष्णो देवी मंदिर की कमाई 200 करोड़ रुपया एक महीने की है, साल की है, 200 करोड़ रुपया। आपके कलकत्ता की कमाई 140 करोड़, वहाँ की भी कमाई है। साईं रेड्डी बाबा मंदिर की कमाई 100 करोड़ रुपया है एक साल की। आखिर में भारत में कितनी मंदिर है और उस मंदिर के पुजारी कौन है? उस मंदिर के पुजारी कोरी चमार पासी खटी धोबी है, कुर्मी अहीर सोनार लोहार कहार है, निषाद है? नहीं है ना, सब तो पंडित जी हैं। और वहाँ का नहीं चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते है, सोना चढ़ाते है, घी चढ़ाते है, दूध चढ़ाते है, कपड़ा चढ़ाते है, मेवा मिष्ठान चढ़ाते है, सब चढ़ता है ना। तो आखिर में जब अदना अरबों खरबों रुपया आता है तो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा सरकार के कोष में तो जमा नहीं होता, नहीं जमा होता ना, वो सरकार के कोष में जमा नहीं होता। वो जो चढ़ावा चढ़ता है वो पंडित जी का हो जाता है। तो जब पंडित जी हो जाता है तो पंडित जी अपने लड़का से कांवर को ढोवावत हैं कि तुम भैया कांवर ढोवे जाओ। अब उनके परिवार के लोग, क्या उनकी बीवी मेला जाती हैं? नहीं जाती है। मेला कौन जाता है? कोरी चमार पासी खटिक धोबी अहीर सोनार लोहार कहार निषाद कांदू कलवार, यही ना मेला जाती हैं। अगर ये महिलाएं, हमारे भाई समाज के लोग अगर मेला ना जाएं तो उनके मंदिर पर 1 रुपया चढ़ावा जिस दिन चढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन वो भूखे मरने लगेंगे और जो पैसा आपके पास है वो पैसा आपका बच जाएगा, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन अभी कहा जाए तो मानोगे? अभी कहा जाए तो मानोगे मेला नहीं जाना? अभी कहा जाए होली ना मनाना, अभी होली आ रही है, कहा जाए होली ना करो तो मानी कोई? कहे ना, साल भर पर त्योहार, साल भर पे एक बार त्योहार होती है और वो त्योहारों में ना करो, त्योहार ना करो। त्योहार के मतलब क्या? त्योहार के मतलब तुम्हारी हार,
तुम हार चुके। देख रहे हैं कैसे मनुवादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से आज भी नफरत करते हैं। उनकी तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते फाड़ते हैं, उनको आग लगाते हैं। ये संविधान बनाने वाले, संविधान निर्माता के साथ कितना खिलवाड़ आज किया जा रहा है। गुजारे जे गैयन ने खेत उजारे, बहना हम कैसे करेंगे गुजारे, गैयन ने खेत उजारे, मेरा मेरा पे बल्ली गाड़े, खींच के तार फिर जकरा लगावे, मेरा मेरा पे बल्ली गाड़े, खींच के तार फिर जकर लगावे, तो वह में घुसे जाए साड़ करारे, गैयन ने खेत उजारे, तौबा में घुस जाए साड़ करारे, गैयन ने खेत उजारे, कार्य के काजू बाजरा लावे, तबला रे कने को पेट भरी पावे, कार्य के काजू बाजरे लावे, तबला रे कने को पेट भरी पावे, सवेरे आ जाए तगा देवारे, गैयन ने खेत उजारे, सवेरे डोले तगा दे बारे, गैयन ने खेत उजारे, देवारो जेठो मेरे घर में सोवे, मेरे बलवाए हार कोई रे दे, देवारो जेठो मेरे घर में सोवे, मेरे बलवाए हार कोई रे दे, हे बाके जगत ही जगत सकारे, गैयन ने खेत उजारे, होए बाके जगत ही जगत सकारे, गैयन ने खेत उजारे, नातेदारी में कहूँ जाए नहीं पावे, नातेदार सिग बुरो बतावे, नातेदारी में कहूँ जाए नहीं पावे, नातेदार सिग बुरो बतावे, तो माया वतन तो काहे के हमारे, गैयन नहीं खेत उजारे, तो माया वतन तो काहे के हमारे, गैयन ने खेत उजारे, एक रात घर रहे नहीं पावे, नाम होते दुख सुख की बतरा में, एक दिन घर रहे नहीं पावे, नाम होते दुख सुख की बतरा में, फिर कंते है जाएंगे लड़का बारे, गैयन ने खेत उजारे, कैसे जन्मेंगे लड़का वारे, गैयन ने खेत उजारे, बहना हम कैसे करेंगे गुजारे, गैयन ने खेत उजारे, अरे झूठी नाने बात हमारी, झूठी नाने बात हमारी, साची करो अत सिंह गितारी, अरे लाज रखेंगे तेरी बंसी बारे, गैयन ने खेत उजारे, लाज तेरी रखेंगे बंसी। उनका नहीं है, और साथ ही साथ में ये मल्ला निषाद का बेटा है, और हम लोग समंदर में भी शिकार करना जानते हैं। ए बाबा जी, आपने हमारे समाज को ललकारने का काम किया है। इस बार हम पिछड़े और दलित वर्ग के लोग मिलके और सभी समाजों के लोग मिलके आपकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। श्रीमती विप्लव ठाकुर जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ी हुई हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद किस बात का करूं, कहां से शुरू करूं। मुझे लगता है, आप अब चुप रहिए, मुझे लगता है बैठकर इंटरवेन न करें आप। मुझे लगता है कि एक कुशल गृहिणी अपना ट्रंक उसको पेंट करके अपनी पुरानी चीजें उसमें डाल देती है, यही इस अभिभाषण में है, कुछ नया नहीं है। वही उज्ज्वला है, वही दीनदयाल है, और वही पे जो है मिशन की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी की कोई बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको उसकी चिंता ही नहीं है। ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आज विद्यार्थी जो पूरे देश में
झंडा लेके खड़े हैं, उनको अपने भविष्य का फिक्र है कि हम डिग्री तो ले लेंगे पर नौकरियां कहां से लाएंगे, क्योंकि इस अभिभाषण में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये अभिभाषण ऐसे लगता है जैसे मोंगरी लाल के सपने दिखाए जाए। आज अगर आप गरीबी की रेखा से नीचे देखें तो लोगों का हुआ है। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? आईआईटी किसने बनाई? एमएमटी किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है। कि मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप बहुत इतिहास के बखेर हुए हैं, मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आंख बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ में? बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। सुनो, भील जाति के लोगों ने, एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। कहां थे तब? आज बात करते हैं देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं, आज लाठी की जगह बंदूक और रिवॉल्वर आ गए हैं। आज तो मैं उपाध्यक्ष जी देशद्रोही की भी परिभाषा पूछना चाहती। क्या है देशद्रोही की परिभाषा? किसको देशद्रोही कहते हैं? मुझे याद है जब कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की आजादी को नहीं माना था, 4 साल के लिए बैन कर दी थी, लेकिन उनको देशद्रोही नहीं कहा था नेहरू ने। सरकार ने देशद्रोही नहीं कहा था। पंडित नेहरू के खिलाफ लोकसभा में वाजपेयी जी बोलते थे, उनको देशद्रोही नहीं कहा था। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे। आप क्या करेंगे? आपके पास ना तो कोई कार्यक्रम है, ना आपके पास भारत के लिए कोई नया सोच है, कुछ नहीं है। केवल एक सोच है कि कैसे इस देश को तोड़ा जाए। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया था जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। हमारी महानायिका ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बांट दिया था, और ये आज पाकिस्तान के नाम से डरा रहे हैं और वैसे कहते हम बहुत मजबूत है। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। क्यों भाई? क्या है वो? आपका कुछ लगता है? हाँ, जरूर लाहौर में जरूर बिरयानी खाने गए, बिना बुलाए गए थे, और आज बात करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस भारत को मत तोड़िए। बड़ी मुश्किल से पटेल नेहरू ने इकट्ठा किया है, आप तोड़ रहे हैं। आप नहीं कहते हैं, आप तोड़ रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। नफरत मत फैलाइए। बहन जी चुप रहिए, अपनी बारी में बोल लेना जो बोलना होगा, अब चुप करके बैठी रहिए। आज जो आपका एक ही देश था, पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है। इतना ज्यादा आप कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन को हक नहीं है बोलने का, प्रस्ताव लाने का, तो उनके एमपी क्यों ले आए थे? उनको कश्मीर क्यों ले गए थे? आपने खुद उनको इनवाइट किया है, आपने खुद इसको इंटरनेशनल बनाया है, आपने खुद इनको, दूसरे लोगों को इसके ऊपर दखल देने के लिए बुलाया है, और उन्हें नहीं बुलाया। जब तक हमारी सरकारें थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारे देश की तरफ देख ले। आप लोगों ने किया है ये सब, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उन लोगों की मदद ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल एक कर्म है कि गोली से उड़ा दो जी, मार दो जी, खिला दो जी, यही आपकी एक। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ,
कि इस देश को मत बांटिए, इस देश की एकता को बनाए रखिए। इस देश में जो भी यहाँ है, आज वो सदियों से रह रहे हैं, अभी नहीं आए हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, अरे भाई वो तो है ही इस्लामिक कंट्रीज, उनके बारे में क्या बोलना है? हम तो सेकुलर, हम तो धर्म को मानते हैं। किस धर्म की बात आप करते हैं? किस राम की बात करते हैं जिसने अपनी मर्यादा को रखने के लिए जनता की बातें सुनी थी? उस जनता की बात सुन के उसने सीता को वनवास भेज दिया, और आप लोग बात तक नहीं करना चाहते। किस राम राज्य की बात करते? विश्वंभर प्रसाद निषाद जी। महोदय, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया है। अभी हम माननीय पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों को सुन रहे थे। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बाजीगरी की है, इन्होंने पूरा जो चुनाव में भाषण किया था, वही चुनावी भाषण को पूरा बजट में हमने पूरा बजट जो है सुना था माननीय वित्त मंत्री जी का, वही पूरा चुनावी बजट जो चुनावी घोषणाएं बताने का काम किया है। लेकिन उसके अंदर वही, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो या किसी भी सेक्टर का व्यक्ति हो, उसका कोई इंतजाम नहीं किया है। बजट में केवल आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। इन्होंने इनकम टैक्स में कहा कि हम 5 लाख तक का लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है। और इसके अलावा जो अभी माननीय कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि जिन्होंने डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ाए हैं, उससे तो किसान और मजदूर की तो कमर टूट गई। हमारा कृषि प्रधान देश है, डीजल से के बिना किसान की खेती होती नहीं। तो किसानी के समय अगर डीजल के दाम बढ़ा दिया जाए तो किसान आत्महत्या करेगा, मरेगा। मनरेगा आज हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जो मजदूरों की दैनिक मजदूरी है, बाजार रेट पे मांग चली आ रही है कि बाजार रेट पे किया जाए। आप 182 रुपया मनरेगा मजदूर को किए हैं, 100 दिन काम देंगे तो बाकी दिन क्या करेगा मजदूर? भूखों मरे क्या? तमाम लोग आत्महत्या करते हैं, पलायन करके चले जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड का तो बहुत बुरा हाल है। आपने साथियों को उपकरण बेचने का फैसला किया है, BSNL, एयर इंडिया से लगा के तमाम जितने उपकरणों को बेचने का काम किया है। चुनाव के पहले 2000 पहले रामलीला मैदान में बड़े जोर से एक आया था कि लोकपाल बिल लाएंगे। अब 5 साल तो लोकपाल बिल नहीं आया। अब लोकपाल बिल का इसमें बजट में कोई चर्चा नहीं कि हम पारदर्शिता करेंगे। रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय का बजट घटा है। आधुनिक अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे, कैसे हम दुश्मनों से हमारे सैनिक रक्षा करेंगे? आप उनके लिए कंजूसी मत करिए। और ये बजट हमारे सैनिकों के खिलाफ गया है। नीति आयोग के अनुसार 70% पानी जो है हमारे देश का प्रदूषित है। प्रदूषित पानी पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। मानो RBI ने जो जानकारी दी है, पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। और ये सरकार पूरी तरह से जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनका आरक्षण खत्म करने जा रही है। क्योंकि जितने भी देश में वैकेंसियां हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में करिए। विश्वविद्यालय में चालू किया, 13 पॉइंट रोस्टर चालू किया। इसी तरह से हम तो सुझाव दे रहे हैं कि जितना विज्ञापन में इन्होंने, शांति रखें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया विज्ञापन में जितना खर्चा कर रहे हैं, विदेश यात्रा में खर्च कर रहे हैं, उसमें बजट में कटौती करके गरीबों को, मजदूरों को देने की व्यवस्था करना चाहिए। जितना इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में विज्ञापन में बजट दिया, उतना उनको शौचालय में बजट नहीं दिया गया। और पानी का कोई इंतजाम नहीं। और सबसे बड़ी समस्या जो है, स्वच्छ भारत अभियान है, हम सफाई करेंगे लेकिन कचरा कहाँ फेंकेंगे? कचरा के निस्तारण की क्या व्यवस्था है? उसके लिए आपने कोई व्यवस्था की? फिर वही कचरा घूम करके फिर हवा चलेगी, फिर वहीं आ जाएगा, नाली में आ जाएगा। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मानो शिक्षा विभाग में बजट कटौती की गई है।
हमारे देश में तमाम प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई बजट में व्यवस्था नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी जो है हताश और निराश हैं, उनके लिए सोचा जाना चाहिए था। देश में दोहरी शिक्षा नीति है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, हम लोग लगातार मांग उठाते हैं। देश में दोहरी शिक्षा नीति है। गांव गरीब का बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी में, हिंदी मीडियम पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा पढ़ेगा कॉन्वेंट स्कूल में। जब परीक्षा होगी तो एक पेपर आएगा, तो अंग्रेजी वाला पास होगा कि मिड डे मील वाला पास होगा। अंग्रेजी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला बड़े घर का बेटा नौकरी पाएगा, गरीब तो गरीब बना रह जाएगा। तो ये दोहरी शिक्षा नीति खत्म करना होगा इसके बारे में, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उनको रेगुलर किए जाने की आवश्यकता है। उसके लिए बजट में कोई शिक्षा प्रावधान नहीं। आंगनवाड़ी और सहायिका बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि 10,000 मानदेय किया जाए, उनका कोई प्रावधान नहीं है। किसान कर्ज के बोझ में डूब रहा है। पूरे देश में किसानों के कर्ज माफ करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। बुंदेलखंड में, विदर्भ में किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उनको निःशुल्क खाद बीज और पानी, सिंचाई के पानी की फ्री व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। मानो बुंदेलखंड में पान, महोबा का पान बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की पान की खेती एक तरह से समाप्त हो रही है। पूरे विश्व में पर्यटन से सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, तो लेकिन हमारी सरकार पर्यटन में कितना खर्च कर रही है? ना के बराबर खर्च कर रही है। हम समझते हैं कि अगर पर्यटन में खर्च करें तो हमारे देश में इतने तीर्थ स्थल हैं, इतने पर्यटक स्थल हैं। हमारे बुंदेलखंड में चित्रकूट है, कालिंजर है, संगमेरपुर धाम है, इलाहाबाद है, कालपी है, महोबा है, चरखारी मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट के बारे में हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं कि उसको उड़ान योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए। मानो बुंदेलखंड में केवल एक ही गाड़ी चलती है, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। पूरे देश में संपर्क क्रांति को जोड़ा गया, तो लेकिन उसमें खजुराहो लिंक से जोड़ दिया गया, तो आधे यात्री हमारे रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन में रह जाते हैं और उधर बांदा, मानीपुर में रह जाते हैं। हम लोगों की मांग चली आ रही है कि खजुराहो के लिए अलग ट्रेन कर दी जाए और संपर्क क्रांति जब उत्तर प्रदेश के लिए उसको पूरी ट्रेन चलाई जाए। इसी तरह से बांदा से बहुत से उधर मानीपुर, चित्रकूट, इलाहाबाद से जाते हैं लोग, बॉम्बे जाते हैं, तुलसी एक्सप्रेस वीकली चलती है, उसको बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि उसको प्रतिदिन किया जाए। इसी तरह से बांदा के लिए एक ही ट्रेन है, तो रीवांचल एक्सप्रेस बांदा से, दिल्ली से कानपुर होकर के इलाहाबाद चली जाती है। बहुत दिन से मांग चली आ रही है कि दिल्ली से कानपुर, कानपुर से बांदा होकर के रीवा जाए, जिससे कि वहाँ के यात्रियों को सुविधा मिले। बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग बहुत दिन से मांग करते चले आ रहे हैं कि जिस तरह गंगा नहर है, उसी तरह से बुंदेलखंड में, बांदा में यमुना नहर, अवगासी के पास तटबंध बना करके नहर की व्यवस्था कराई जाए। मानो बांदा में अन्ना प्रथा है ज़्यादा बुंदेलखंड में, तो अन्ना प्रथा के लिए किसानों को व्यवस्था कराई जाए, चूँकि किसान उससे परेशान है। और हम यही आपसे कहना चाहेंगे, जब तक इस देश में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी। आज देश में कैंसर की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। आप आयुष्मान भारत की बात करते हो, कैंसर के लिए क्या इंतजाम किया? कैंसर का निःशुल्क इंतजाम करना चाहिए कि कैंसर पीड़ित कोई भी गरीब व्यक्ति जो है, इसमें बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि देश का कोई भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति निःशुल्क उसका इलाज किया जाएगा। इतना महंगा इलाज है, बड़े बड़े आदमी तो विदेश चले जाएंगे, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ खर्चा करके इलाज करा लेंगे। गाँव गरीब के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो मानवर ये जो बजट है पूरी तरह से आंकड़ेबाजी वाला बजट है। हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी, बुंदेलखंड बहुत परेशान है। वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, पीने के पानी का संकट, डब्बे लाइन में लगा दिए जाते हैं 2 बजे रात से। पीने के पानी का संकट, सिंचाई के संकट, तमाम परेशानियाँ हैं। तो हम ज़्यादा ना लंबी बात करके आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि बचपन में पढ़ा था झूठ बोलना पाप है, लेकिन अब 5 साल में यही सीखा है झूठ हर सफलता का बाप है। धन्यवाद।